हम जितनी जल्दी अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें, हम जितनी जल्दी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लें, उतना हमारे लिए अच्छा। हम एक बबल में तो नहीं रह सकते ना कि हाँ भाई ऑल गुड। तो हर जगह के, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो पाकिस्तान हो, पर हर इंसान की स्ट्रगल डिफरेंट है। खुदा ना करे कोई ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आए तो क्या हमारे बच्चे सरवाइव कर सकेंगे? क्या हमारे बच्चे उसमें नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर सकेंगे? तो नो डाउट आपकी फाइनेंशियल पावर हो, आपकी अथॉरिटी हो, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हो, आपकी लीडरशिप स्किल्स हो, आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो, बात करने की सलाहियत क्यों ना हो, ये सब एक उधार है, एक अमानत है। Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Assalamu alaikum Pakistan. एक बहुत ही पुरतपाक पुरजोश खुशामदीद टू द गुड साइड वेयर वी मीट पीपल हु मेक पाकिस्तान पाकिस्तान। तमाम पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं, आप सब खैर आफियत में हों और अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में बहुत इजाफ़ा करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक वार्निंग अलर्ट। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं जनाब, ये होने वाली है बहुत दो टोक, बहुत ही ब्लंट, बहुत ही फ्रैंक, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल। आज मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त, डायनामिक, बहुत वेल स्पोकन शख्सियत मौजूद है, whom I know personally. Again, I know all my guests very personally and I think that's amazing, isn't it? Dr. Yusuf Zaidi. By profession, he is an MBBS doctor. जी ठीक है जनाब। और आपने ज़ियाउद्दीन से पढ़ा है। उसके बाद आपने क्या बताया था मुझे? मैंने डिप्लोमा किया है बका इंस्टीट्यूट से, फिर पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेशन की आगा खान यूनिवर्सिटी ऑफ और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस यूके से, और इस वक्त एनरोल्ड हूँ और ऑनगोइंग एमएससी फ्रॉम कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन पाकिस्तान। मगर यहाँ इनका तारुफ है ना, ख़त्म नहीं होता। ही इज़ जस्ट नॉट MBBS डॉक्टर या डायबिटिक स्पेशलिस्ट, इज दैट व्हाट दे से? ठीक है, डायबिटोलॉजिस्ट। जी, डायबिटोलॉजिस्ट कहलाएं या डायबिटीज स्पेशलिस्ट। डायबिटीज स्पेशलिस्ट। ही इज़ ऑल्सो बोर्ड मेंबर ऑफ मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स and also a co-owner, CEO of Zaidi Builders and Developers. Z Builders and Developers. तो इतना मुख्तलिफ इनका जो है वो एक्सपोजर है, मेडिसिन, फिर उसके बाद एजुकेशन एंड देन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन. That doesn't add up. But we're going to find out how it does for Yusuf. So let's talk to Yusuf and find out. Yusuf, पहले तो मुझे ये बताओ, मेडिसिन में जाना बाय चॉइस था या इम्पोज्ड था? कि अक्सर हमारे यहाँ सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे बच्चों को कहा जाता है, बेटा हमारी बचपन से ख्वाहिश है कि ख़ानदान में कोई डॉक्टर बने, तो ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी Pleasure. ऑन दिस शो। मैं पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था आने से पहले, तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पॉडकास्ट जो हैं वो या तो मजाक के ऊपर है, कॉमेडी पे एक दूसरे का मजाक उड़ा लें, या फिर सनसनी के ऊपर है कि पाकिस्तान कितना डूब रहा है, ट्रेंडिंग भाई, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, खराब हैं, कौन किसके खिलाफ है, बस सनसनी फैला दें, तो वो पॉडकास्ट है। सो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपने द गुड साइड के पाकिस्तान की कोई गुड साइड भी है और उसको आपने लोगों के सामने ला रही हैं और उसमें मुझे बुलाया, तो थैंक यू सो मच। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा कि इम्पोज था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हम सब बहन भाइयों पे कोई इम्पोज कभी किसी ने नहीं करा। तो ये तो बिल्कुल ही इसको रूल आउट कर दीजिए। जो भी फैसला है अल्हम्दुलिल्लाह विद गाइडेंस ऑफ आवर एल्डर्स एंड पीयर्स हमने खुद लिया है, और मैं ये मानता हूँ कि जो भी फैसला होता है वो कोई एक डिसीजन और एक मोमेंट पे नहीं डिपेंड कर रहा होता। ये ओवर टाइम जो है ना, ये डेवलप हो रहा होता है आपके एक्सपोजर से, आपकी रिसोर्सेज से,
आपके एक्सपीरियंसेस से, और आपको नहीं पता होता लेकिन सबकॉन्शियसली आप उस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो मेडिसिन इसी तरह है। हमारी फैमिली में काफ़ी एल्डर्स हैं, मेरे मामू हैं, मेरी बहन है, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे कज़न्स, काफ़ी लोग डॉक्टर हैं, और उनसे एक एसोसिएशन है। तो एक नेचुरली आपका झुकाव उस फील्ड की तरफ होता रहा कि आपको लगा कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ मुझे भी जाना चाहिए, और मुझे ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट है। और सेकेंडली कुछ एक्सपीरियंस हॉस्पिटल्स में रहने से हुआ कि मेरे वालिदैन जो थे उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहना, और वो सारे एक्सपीरियंस तो बहुत क्लोजली हॉस्पिटल के ऑपरेशंस, वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के डॉक्टर्स का जो काम है वो सब देखा। तो उसमें एक कह सकते हैं कि एक लगाव पैदा हुआ, और फिर ये ख्याल आया कि नहीं, इसी फील्ड में जाना है। अच्छा, इस पे तो हम बात अभी बढ़ाएंगे आगे कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, एक तो ज़माना तालिब इल्मी का होगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना, कॉलेज का पढ़ना, फिर वहाँ का तमाम एक्सपीरियंस, वो लगभग अक्सर लोगों का इन जनरल अगर बात करें तो एक जैसे होता है। बट जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बोर्ड्स में आप मेंबर हैं, तो मुझे लगता है ये ज़रा कुछ चटपटा मामला होगा, इन द सेंस कि हमारे यहाँ, हमारे वतन में, सिंस आई सेड इन द बिगिनिंग इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल ब्लंट दिस टाइम, हम थोड़ा सा रियलिटी को पे बात करेंगे, एंड रियलिटी बाइट्स, इट ऑलवेज डज। तो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत है, ब्यूरोक्रेटिक ग्लिचेस बहुत हैं, SOPs फॉलो करते करते हम लोग बूढ़े हो जाते हैं और फिर हिम्मत हार जाते हैं, या ये कि ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, फ़लाने से साइन लो, फ़लाने से साइन लो। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू दिस यंग मैन, अभी रिसेंटली इज़ वेंट टू US। उन्होंने वहाँ जाके एक हाई स्कूल इक्वलेंसी एग्ज़ाम दिया, ठकाठक वो पास हो गए, उनको एक हाई स्कूल इक्वलेंसी का सर्टिफिकेट मिल गया। नाउ ही कैन टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन हिज रिजल्ट। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले या ना मिले, बट यूनिवर्सिटी में दाखिला बड़े आराम से मिल गया। हमारे यहाँ तो आसमान से तारे तोड़ के लाने के बराबर है कि पहले आप डोमिसाइल कराएं, फिर आप ये कराएं, फिर फलाने ग्रेड के ऑफिसर से इस पे अटेस्टेशन लें। तो ये सारे झंझट आपने एक्सपीरियंस किए, ऐसा है वाकई? हम लोग क्यों इतने, हम लोग दीवाने हैं प्रोसीजर्स में, हम क्यों मोहब्बत करते हैं इतने सारे SOPs के साथ? ठीक है, SOPs अच्छे होते हैं, कहीं तो तकलीफ भी देते हैं यार। ये तो आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया है। तो सही, हमने कहा था हम कंट्रोवर्शियल बात करेंगे। और अमूमन इस तरह के सवालात ना रिटायर्ड प्लेयर से पूछे जाते हैं। जब वो अपनी इनिंग्स खेल लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं ना, फिर उनको इस तरह के पॉडकास्ट में बुला के क्या वो बेखौफ होके बात करते हैं। यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म चल रही है। हाँ, तुम तो इस वक्त यू आर डीलिंग विद एवरीबॉडी। तो मेरी इनिंग्स इस वक्त चल रही है और मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात करूं कि अगली सिलेक्शन में मेरा कोई इशू। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं ऊपर से ये बात थोड़ी छेड़ देता हूँ। हाँ। वो ये है कि एक रीज़न, अच्छा मैं डॉक्टर तो बना, लेकिन मैंने कभी अपने आप को ये महदूद नहीं किया था कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही हूँ। मेरी शनाख्त कभी सिर्फ एक मेडिकल MBBS डॉक्टर की नहीं थी। वाइल डूइंग माई MBBS मैं दूसरी जगहों पर भी इन्वेस्टेड था और इंटरेस्ट लेता था, और मेरे जहन में था कि मैंने ये करना है। चाहे वो मेरे फादर का जो बिज़नेस था, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस, वो कह लें आप, या फिर जो वो फाउंडर मेंबर थे अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, उसको टेक ओवर करना, उसको लुक ओवर करना। और इसके अलावा भी वेंचर्स थे जो मेरे जहन में आते रहते थे। तो मैंने अपने आप को महदूद नहीं किया। एक वजह ये थी कि मैंने सोली डिपेंड नहीं किया कंस्ट्रक्शन के या किसी और बिज़नेस पे। वो ये था कि मुझे ये उस वक्त आप कह सकते हैं ये खुश फहमी थी कि मेडिसिन और एजुकेशन जो है वो कदरतन बहुत बेहतर होगा कंस्ट्रक्शन या दूसरे टिपिकल बिजनेसेस से, और उसमें करप्शन जो होगी वो उतनी नहीं होगी। लेकिन हाइंडसाइट इज 2020। अब एहसास होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए जिस फील्ड में भी आप हों, आपको अपनी एथिकल और मॉरल ग्राउंड पे रहते हुए सही काम करना उतना ही मुश्किल है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो मेडिसिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, अगर आपने सही काम करना है तो आपको उतने ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये तो आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड बीइंग एन एकेडमिक। मैंने ये अपना प्रिंसिपल बनाया था कि आई एम नॉट गोइंग टू लुक इनटू अकाउंट्स और फाइनेंसेस। मैं प्योरली एजुकेशनिस्ट रहना चाहती हूँ और रहना चाहती थी, लेकिन मुझे कूदना पड़ता है
उन चीज़ों में। ऐसा लगता है, सच्ची बात है, ऐसा लगता है कि एक रोड पे अक्सर हमारे यहाँ गटर उबल रहे होते हैं ना, आप अपने आप को कितना भी बचाएं वो कहीं ना कहीं से कोई छींटा ज़रूर आ जाता है नापाकी का, एंड इट मेक्स यू रियली रियली फील सिक कि यार मैं तो नहीं चाहती थी, मेरी कोई नीयत नहीं थी कि इस तरह की कोई बात हो, एंड देन बट यू गेट affected. And this is one of the realities living in Pakistan we do face, and it pains, it hurts, it is agonizing, it is frustrating, it is irritating in every sense. लेकिन मैं समझती हूँ यूसुफ, आई फील कि हम जितनी जल्दी अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें, हम जितनी जल्दी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लें, उतना हमारे लिए अच्छा। हम एक बबल में तो नहीं रह सकते ना कि हाँ भाई ऑल गुड, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। ये ऑल इज वेल का जो नारा है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ऑल इज नॉट वेल, नेवर वेल। हम शुतुरमुर्ग की तरह अपने सरों को मट्टी में दबा के ये नहीं सोच सकते कि हाँ अब मैं छुप गई हूँ तो भाई बाकी सब जो होता रहे होता रहे, मेरी बॉडी तो एक्सपोज्ड है ना, आई एम एक्सपोज, मेरे बच्चे, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे लव्ड वंस कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं ना इस चीज़ से। तो हम इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे अपनी वीकनेसेस की भी, कि हाँ हम इन एरियाज़ में वीक हैं, एंड देन वी प्रे टू अल्लाह एंड वी डू समथिंग अबाउट इट, कि या अल्लाह मियाँ हमें हिदायत दे, हमें कोई रास्ता दिखाए कि हम इन डिफिशेंसीज को ओवरकम कर सकें। डेफिनेटली इस पर मैं बस 2 बातें करना चाहूँगा आपकी इस बात को आगे बढ़ाते वक्त। एक तो ज़रा मैं मज़ाहिया तर्ज पे ले लें इस बात को, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कल जाके उन्हीं लोगों के साथ बैठना है, काम करना है, तो जो डिपार्टमेंट्स का जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं। लेकिन मेरे वाले साहब जब बिज़नेस करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो वो अपने एक बहुत अजीज़ दोस्त के लिए घर बना रहे थे। अच्छा, वो जो अजीज़ दोस्त हैं उनके, वो डिप्टी डायरेक्टर थे FIA में, बहुत पावरफुल पोजीशन थी उनकी। तो एक यहाँ पर ट्रेंड है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और सीमेंट की जो मशीन आती है, जो भराई के लिए मशीन आती है, तो वो जब आती है तो सारे जो एरिया के आप समझ लें जो इदारे के लोग होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा। और वो उस दिन आते हैं कि भाई आज मिठाई का दिन है, क्या आप मिठाई देंगे तो आप काम कर लीजिए। आउच। तो ये एक नॉर्म है, एक ट्रेंड है। हाँ। तो वो वहाँ भराई चल रही थी, मशीन लगी हुई थी, वो डिप्टी डायरेक्टर साहब भी साथ थे। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि वो देखो आ रहे हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बोला कि मैं खड़ा हूँ यार, कौन लेगा, क्या करेगा, आने दो। तो वो 2 साहब उतरे अपनी बाइक पे से और वो पहचान गए उन साहब को। बोलते हैं ओहो आज तो साहब डबल लेंगे हम, हमारे साहब का घर बन रहा है। और उन्हीं साहब ने वो डबल अमाउंट उनको खिलाई। तो फिर आप अंदाजा कर लीजिए कि यहाँ पर जो है काम इसी तरह चलता है। अच्छा सॉरी मैं बात कर रही हूँ, मगर मैं ये समझती थी जब भी छत डलती है किसी जगह की, या अभी हमने भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कराया अपने स्कूल के अंदर, तो वो जो लोग काम करने वाले थे उनका बाजी आज तो हम बिरयानी खाएंगे। तो मैंने ना वो 4-5 जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए बिरयानी मंगा दी। कुछ बाजी बस इतनी सी देग आनी चाहिए थी। मैंने कहा तो भाई किसको, मोहल्ले को थोड़ी खिलाना है? नहीं बाजी देग आती है, फिर अल्लाह मियाँ बरकत देता है। तो मैं आई वॉज रियली जिसे कहते हैं मैं घबरा गई थी कि क्या मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? बट दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इज द नॉर्म, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और दूसरी बात जो आपने कहा कि हमें रियलिटी फेस करनी चाहिए, तो वो बिल्कुल सच है। उसकी वजह ये कि आप देख लें कि पाकिस्तान किन चीज़ों में अच्छा है। अभी हालिया में आप जो खबरें देखेंगे, एक आप क्रिकेट देख लें कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, और जो है वो आपके बाबर आजम साहब हैं, वो बहुत रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा आप देख लें तो कोई अभी सुना है कि वो कोई गेम के अंदर कोई टाइटल जीता है, उसको पता नहीं क्या 1-2 करोड़ रुपए इनाम मिला है, कोई ऑनलाइन गेम है। तो उसके अलावा अगर आप देख लें तो कोई 1-2 और हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जो सॉफ्टवेयर और IT रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये हाईलाइट्स हैं हमारी कंट्री की इस वक्त। अब आप अपनी यूथ पे थोड़ा सा देखें, वो टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जो एक टिपिकल यूथ का टाइम है, जो नॉन ऑब्लिगेटेड यानी पढ़ाई और लिखाई के अलावा का जो वो टाइम है, कहाँ स्पेंड करते हैं? या तो वो गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, या वो कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, या फिर वो फ्रीलांसिंग जो है, अगर किसी को जिम्मेदारी का एहसास है तो वो काम कर रहा है। तो जो आपकी यूथ एज अ होल कर रही होती है मुल्क में, आपका मुल्क उसी डायरेक्शन में तरक्की कर रहा होता है।
इंडिया की यूथ को आप जाके देख लें कि वो किन कामों में इन्वेस्टेड हैं, कहाँ एनिमेशन हो रही है, कितनी आईटी के एक्सपोर्ट है, कितना नासा में वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, और वो सारी स्पेस साइंसेस और वो सब कुछ पढ़ रहे हैं। इसी तरह जो ट्रेंड आप आज यहाँ अपनी यूथ में इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगले 10 साल बाद उन्हीं पैरामीटर्स में आप तरक्की कर रहे होंगे एज अ कंट्री। वाओ, दिस इज अमेजिंग, सुभान अल्लाह। तुमने ऐसा लग रहा है दुखती रग पे हाथ रख दिया। सीरियसली, बीइंग अ टीचर, लैंग्वेज टीचर, मैं अपने बच्चों को एक किताब पढ़ा रही हूँ, द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। अब वो मैंने सिर्फ इतना काम किया कि बच्चों को कहा कि जो रैंडी पॉश है, जो राइटर है, ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी इन द यूएस, और उसने अपने उस लास्ट लेक्चर में जो वाकई वहाँ की एक रिवायत थी कि जो प्रोफेसर छोड़ के जा रहा होता था वो एक लेक्चर दिया करता था, बीइंग द लास्ट लेक्चर, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी रैंडी पॉश's लास्ट लेक्चर इन हिज लाइफ बिकॉज ही डाइड आफ्टर दैट। तो उस लेक्चर में वो अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स की बात कर रहा है, जिसमें के बीइंग इन जीरो ग्रेविटी, बीइंग अ डिज्नी इमेजिनियर, बिल्कुल ठीक है, और मीटिंग कैप्टन कर्क ऑफ द स्टार ट्रैक सीरीज, इस तरह की वो बातें कर रहा है। मैं बच्चों को वो बड़े शौक से दिखाने के लिए, मैं और मेरे साथ जो मेरी कॉलीग हैं टीचर, हम लोग दिखाने के लिए बैठे कि ये दिखाएंगे और इस तरह मोटिवेट करेंगे, एंड इन द मिडल ऑफ इट वी रियलाइज्ड हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि स्टार ट्रैक क्या है, लेट अलोन हु इज कैप्टन कर्क, विलियम शैटनर। हमारे बच्चों को ये नहीं पता डिज्नी इमेजिनियरिंग भी कोई फील्ड है। हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि ज़ीरो ग्रेविटी का एक प्रोग्राम नासा ने बनाया है और वो किस तरह यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे जाती हैं और वो प्रोफेसर सबैटिकल्स कैसे अटेम्प्ट कराते हैं और क्या हो रहा है। एंड वी वर टोटली डिसहार्टेंड कि जब हमारे बच्चों को ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता, नन ऑफ देम हैव द विजुअलाइजेशन, none of them have the exposure. What are they exposed to? These stupid TikToks, memes. बिल्कुल सतही चीजें। उसमें कुछ हद तक गलती जो है ना वो सिस्टम की भी है। अब मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। आपको याद होगा जब हम बच्चे थे, जब हम कजन्स वगैरह बैठ के देखते थे, हमारे पास सिर्फ 10 या 12 कैसेट्स थे, उनमें से ही कोई एक मूवी लगनी थी, और हर दफ़ा बगैर डिले के हम चाहे 5 बच्चे हों 4 बच्चे हों सिलेक्ट कर पाते थे कौन सी मूवी देखनी। कौन सी मूवी होती थी ये भी बताएं। बिल्कुल, हाँ बताएं। वो टॉय स्टोरी होती थी, इंडियाना जोन्स थी, डिज्नी की मूवी, लायन किंग, बैम्बी, स्पिरिट। ऑप्शंस कितनी थी? 10। उन्हीं 10 में से हर दफा सिलेक्ट करना और वो हो भी जाती थी। अब आपको जो बच्चों को एक्सपोज कर दिया है ऑप्शन से, इतनी ज्यादा ऑप्शंस है और फ्रीडम जिसको आजकल लोग बहुत फख्र भी महसूस करते हैं, फ्रीडम है उनके पास सिलेक्ट करने की। नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई 200-300 मूवीज़ वो चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आज आप उन बच्चों को 5 बच्चों को इकट्ठा बिठाएं, बोले भाई कौन सी मूवी देखनी है सिलेक्ट करो, आप वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। एक मूवी लगेगी तो 15 मिनट बाद बोर हो जाएंगे, नहीं अब दूसरी देखनी थी। तो हमारा जो एक्सपोजर इस सोशल मीडिया पे हुआ है, जिसने हमारा अटेंशन स्पैन और हमारी एक होता है ना कंटेंटमेंट, खुशी, उसको इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि आप उनको बिठा के एक लास्ट लेक्चर एक गो में दिखाई नहीं सकते। वो टेम्पो ही नहीं बिल्ड हो रहा। अरे भाई मुझे लगता है क्लास में हमें एंटरटेनमेंट पे ज्यादा जोर देना है स्कूल के अंदर, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग। मतलब टीचर्स हैव बिकम एंटरटेनर्स रियली। और मुझे एक और बात नहीं समझ में आती कि ऐसी कौन सी सुपर साइंस या एक सीक्रेट सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्कों के पास है कि अमेरिका और इंडिया और मतलब बाकी जो यूरोप की कंट्रीज हैं वो सस्ता इंटरनेट फोन पे नहीं ऑफर कर पाए। हमने वो ब्रेक कर दिया है, कोई सीक्रेट कोड कि हमारे पास शायद कोई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बैठ के इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि इतना सस्ता नेटवर्क मुझे दुनिया में कहीं से आ रहा है। आप टर्की चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप वहाँ पैकेज लें, इतना महंगा है कि आप बैठ के 10-10 घंटे नहीं मूवी स्ट्रीम कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में कोई लेबर हो या कोई स्टूडेंट हो, वो अनलिमिटेड एक्सेस है टू इंटरनेट। चलो ठीक है, माना कि अनलिमिटेड एक्सेस है, लोग कहते हैं इसका सही इस्तेमाल करें तो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट बैड, मगर वो सही इस्तेमाल सिखाने वाला कौन है? अब वो मेरे यहाँ एक बच्चा घर के हेल्प में काम करता है, उसको हम पढ़ा भी रहे हैं, साथ उसको सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसका चेता ही नहीं लगता है पढ़ाई में।
जब देखो वो फोन कान से लगा के या तो पट 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 कुछ बकबक हो रही है किसी से, या फिर वो बैठे हुए कोई स्टूपिड सी वीडियो देख रहे हैं टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर, और वो जो देख रहा है वो आई एम वेरी श्योर कि इट्स नॉट एज अप्रोप्रिएट, लेकिन आई कांट हेल्प हिम। तो आई थिंक ये डेवलप कंट्रीज में जो इन्होंने महंगा रखा हुआ है ना ये उसकी वजह यही है कि दे डोंट वांट द यूथ टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस फ्री और ऑलमोस्ट फ्री पैकेजेस। तो वो इसीलिए हमारा जो आपने बात की ना कि जो अटेंशन स्पैन है वो इतना लिमिटेड, इतना शॉर्ट हो गया है कि हम कोई गाड़ी बात तो क्या कोई लंबी बात भी नहीं सुनने के उसमें होते हैं। अभी बड़े मज़े का एक्सपीरियंस हुआ। फान मेरा बेटा जो है वो अपने कुछ दोस्तों को लेके ओपेनहाइमर दिखाने लेके गया, वो सो एक्साइटेड कि मैं ले जा रहा हूँ देखने के लिए। वहाँ से वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ, बहुत ही यार सो गए वो लोग मूवी के बीच में। तो माय हस्बैंड वाज सिटिंग बिसाइड, उसने कहा यार तुम कहाँ ले गए उनको ओपेनहाइमर दिखाने, तुम मिशन इम्पॉसिबल दिखाने ले जाते तो शायद वो लोग शौक से देखते। क्या अब्बा इतनी अच्छी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके अंदर, इतनी ज़बरदस्त हमें हिस्ट्री मिल रही है, हमारी आंखें मतलब क्रिस्टोफर नोलन की हर प्रोडक्शन is amazing, चाहे वो डंकर्क हो या ओपेनहाइमर हो, there is always some edge to it। और वो लोग सो गए, और वो किस बात पे बहस कर रहे हैं कि वो जो धमाका हुआ है ना, पहले धमाका नजर आया, आवाज़ तो आई नहीं। वो इस पे गुस्सा कर रहे थे कि सिनेमा ख़राब है, आवाज़ नहीं आई। और भाई फिजिक्स की लॉ है, साउंड जो है वो लाइट से देर में ट्रैवल करती है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। मैंने कहा हाँ तो बेटा नहीं है ना एक्सपोजर लोगों को, उनका कसूर नहीं है कि वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सके, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि हमने अपने बच्चों के साथ जो बातें की हैं वो बहुत सतही बातें की हैं। दिस लीड्स मी टू अ सर्टन क्वेश्चन दैट मेरे जहन में था कि मैं डिस्कस करूँगी तुमसे। यूसुफ, एक्सपोजर की बात हो रही है, फैमिली की बात हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है, पेरेंटिंग के ऊपर हम परेशान हैं कि क्या वैल्यूज़ हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। व्हेन यू वर बॉर्न, I remember कि your mother went through a certain severe postpartum depression and that deteriorated into something worse, बहुत ही ख़तरनाक stages तक चला गया। तो you've seen your mother ill from the very beginning. Then when you were 10 years old, तो you were faced with this catastrophic event in your life कि तुम्हारे फादर को एक अचानक से हार्ट अटैक हुआ। अच्छा, लेट मी जस्ट गिव यू अ बैकग्राउंड के यूसुफ जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ पे दोनों इनके मदर फादर बहुत अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में रहे हैं। अल्लाह ने बहुत दिया है, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी इमदाद कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। फैमिली हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, जानने वाले हों, हमेशा हर एक के लिए फाइनेंशियली, मॉरली, फिज़िकली प्रेजेंट रहे हैं। सबकी मदद की है पूरे ख़ानदान में, हमसायों में, जिसको भी आप पूछ लें, हाँ जैदी साहब ने ये किया, जैदी साहब ने हमारे लिए ऐसे किया। इनकी वालदा गुफैरा खातून हर जगह मौजूद, ख़ानदान में किसी के लिए कहीं ज़रूरत हो, शी इज़ द फर्स्ट वन टू अराइव एंड हेल्प। बट लुकिंग एट योर पेरेंट्स, जब वो बीमार हुए and seeing your parents in a continuity of sickness and illness, how does that affect you? क्योंकि मेरा ये सवाल ज़रा लंबा हो रहा है, I'm sorry but I need to give the background also कि हम as parents these days, I've seen parents over protecting their children. हमारे बच्चे को किसी ने कोई कमेंट दे दिया तो फ़ौरन लड़ने आ जाएंगे कि फ़लाने टीचर ने ऐसा कह दिया, फ़लाने दोस्त ने ये कह दिया। We're always trying to protect and cushion them up. खुदा ना करे कोई ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आए तो क्या हमारे बच्चे सरवाइव कर सकेंगे? क्या हमारे बच्चे उसमें नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर सकेंगे? सो यू went through this big blow when you were only 10-11 years of age के फादर को हार्ट अटैक आया, AKU के अंदर ICU में अकेले बाहर बैठ के वेट करना पूरी रात, और अपने उस फादर को वेंट के ऊपर देखना, वेंटिलेटर के ऊपर देखना, जो कि पूरे ख़ानदान के लिए स्ट्रेंथ पिलर था, पिलर है, अभी भी है। वो शख्स जो कि दूसरों के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा हो, कॉलिंग द शॉट्स फॉर अदर पीपल, वो वेंटिलेटर के ऊपर है। और जब उनको होश आया तो वो बिल्कुल बेबस हो गए कि
डॉक्टर्स ने उनका पानी खाना सब इनटेक जो था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, पानी भी उनको नहीं देना था, तो वो क्यूब्स देते थे उनको चबाने के लिए, इतनी रिस्ट्रिक्शन। तो लुकिंग एट योर फादर इन दैट कंडीशन, आई एम सो सॉरी, मैं अपनी पुरानी पेनफुल यादें तुम्हारी रिवाइव करा रही हूँ, बट वी नीड टू टॉक अबाउट दिस सो दैट पीपल कैन लर्न कि प्रोटेक्शन एंड ओवर प्रोटेक्शन डजंट हेल्प योर चिल्ड्रन। अच्छा, आपके सवाल को अगर मैं 3 Sorry, हिस्सों मैंने में, बहुत नहीं लंबी बात बोल दी मैं है। बिल्कुल सुन रहा था, तो अच्छा सवाल है आपका, उसको मैं 3 हिस्सों में अगर हाँ, मेरी आंसर करने की ईज़ के लिए, पहला तो ये कि आपने ख़ानदान का जिक्र किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है वो बहुत हमारे लिए एक Blessed. बहुत हमारे लिए सीखने के लिए, हमारे लिए एक बहुत लर्निंग रिसोर्स था, बहुत अच्छा। और हम जो कुछ भी हैं आज, उसमें कुछ हमने पेरेंट्स से, कुछ अपने मामूओं से, कुछ मुमानी, कुछ अपनी खालाओं से, और हर किसी से हमने जो एक कलेक्शन होती है ना, वो फिर आपकी रिफ्लेक्ट करती है आपके अंदर। तो यही आपकी लर्निंग रिसोर्सेज होती हैं, ना कि आपकी कोई डिग्रीज या इंस्टीट्यूट्स। सुभान अल्लाह। दूसरी बात ये है कि बेशक मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरी वालिदा अपने ख़ानदान में एक सबसे बड़ी बहन थी, एक लीडरशिप रोल था, और इसी तरह मेरे फादर का जो है वो ददयाल के अंदर एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल था, और हर जगह। तो मैंने जब उनकी बीमारी का फेज़ देखा, तो नो डाउट इट वाज अ बिग ट्रेजेडी एंड ट्रॉमा फॉर मी, जो कि आज तक किसी ना किसी तरीके से आपकी तबीयत में रहता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज भी अगर मैं जैसे उठता हूँ ना, तो मैं ज़रा चौंक के उठता हूँ, मुझे कोई उठाए ना तो वो फर्स्ट फ्यू सेकंड्स आर वेरी आई एम श्योर, मतलब आई नो, मतलब हम लोग रात को अगर कोई फ़ोन आ जाए सोते से, मैं उठाऊँ फ़ोन, तो पहले निकलता है अल्लाह खैर करे, क्योंकि वो एक पीछे जो तुम ट्रॉमा की बात कर रहे हो वो अभी है कि रात को 3 बजे, बिकॉज तुम्हारे फादर मिर्ज़ा भाई को जब ये हार्ट अटैक आया, तो दैट वाज द थर्ड डे व्हेन यू हैड लॉस्ट योर ग्रैंडफादर। उनका स्वयं हुआ था, सब लोग घर गए, और रात को 3 बजे फ़ोन आया, तो वो सोते से उठ के जो फ़ोन और एक बैड न्यूज़ के, ओ माय गॉड, तो अभी भी वो मतलब हम लोगों को फील होता है। तो यू डेल्ट विद इट। तो उसमें यही था कि एक ट्रॉमा तो था नो डाउट, और उसके असरात जो हैं वो आज तक हैं, लेकिन उसको अगर मैं देखूं, रिट्रोस्पेक्टिवली देखूं, तो उसके पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ डेफिनेटली चैलेंजेस भी हुए। चैलेंजेस इन अ वे कि जैसा मैंने आपको बताया कि आज तक एक रिस्पॉन्स जो है वो फ्लाइट एंड फ्राइट का रिस्पॉन्स आता है, थोड़ा अलार्मिंग सा होता है कि जब भी कोई रात में उठा ले तो खैरियत तो है, क्या हुआ। और दूसरे जो पॉजिटिव मैं कहूँगा वो ये है कि सीइंग कि मेरे फादर कितने एक इन्फ्लुएंशियल फेज़ में थे, जहाँ उनकी एक से थी, उनके अंदर एक क्वालिटी थी लीडरशिप, उनके अंदर सैकड़ों लोग जो हैं वो काम कर रहे होते थे, और ऑल ऑफ अ सडन ही वाज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। यानी मैं कहता हूँ कि रोड क्रॉस करते वक्त मैं अपने अब्बा का हाथ पकड़ूँ कि अब्बा रोड क्रॉस करा दें, उसमें, और कि मैं उनका हाथ पकड़ूँ कि अब्बा देख के रोड क्रॉस कर लें, 1 महीने का फ़र्क था। यानी 1 महीने पहले ट्रैफिक की तरफ वो होते थे, और 1 महीने बाद हम ट्रैफिक की तरफ होते थे कि उनको हम रोड क्रॉस करा रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन दैट वाज वेरी क्विक फॉर मी, कि जो मेरी स्ट्रेंथ थे, आई वाज सीइंग हिम वेरी वीक एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो उसने मुझे लेकिन बहुत पहले ही, बहुत छोटी एज में ये बात बता दी कि यू ओन नथिंग, हत्ता कि आपकी बॉडी, आपकी स्किल्स भी आपकी नहीं है, ये एक अमानत है, और ये एक दिन या एक मोमेंट में इस तरह जा भी सकती है। तो नो डाउट आपकी फाइनेंशियल पावर हो, आपकी अथॉरिटी हो, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हो, आपकी लीडरशिप स्किल्स हो, आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो, बात करने की सलाहियत क्यों ना हो, ये सब एक उधार है, एक अमानत है कि जब तक आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, यू नेवर नो कि कल आपके पास ये हो ना हो। अल्लाह अकबर। इवन आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो एक तरीके से ये आपको ग्राउंडेड भी रखता है कि नो मैटर आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ भी पहुँच जाए, आपको पता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं है। और एट द सेम टाइम ये आपको मोटिवेटेड भी रखता है कि यू हैव लिमिटेड टाइम, कि ये जो स्किल आपके पास है इसको अच्छाई के लिए यूज़ कर लें, वरना शायद ये कल आपके पास ना हो। तो ये उसकी पॉजिटिव्स थी उस इवेंट की। और लेकिन नेगेटिव्स यही हैं कि आज तक एक फियर रहता है, एक फियर ड्रिवन जर्नी होती है कि कुछ भी अच्छा हो रहा है तो ये डर होता है कि इट्स गोना एंड सम डे, और वो सडन भी हो सकता है।
तो जो कि नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट। लेकिन ये एक फैक्ट है कि उस इवेंट के बाद जहाँ हम पॉजिटिव्स भी देख रहे होते हैं, एक अच्छाई नज़र आ रही होती है, वहाँ हमेशा ये याद रहता है कि इट कैन एंड इन अ स्नैप। इस तरह ये सब कुछ जा भी सकता है, हमारी वर्नेबिलिटीज एक्सपोज हो जाती हैं बिल्कुल एक लम्हे के अंदर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड आई थिंक मैं जिस बात पे एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ, यूसुफ ने बहुत खूबसूरती से इसको सम अप किया है कि बच्चों को ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस जो है ना, वो इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो सिखला जाते हैं, ये सबक आमोज़ हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारी विलिंगनेस टू लर्न हो। बिल्कुल। अच्छा, ह्यूमिलिटी पे जो आपने बात की ना, उस पे मैं अभी 2-3 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो मैंने कहा शेयर कर लूँ कि आप ट्रिप्स पे जाती हैं, आप हाइकिंग करती हैं, आपने देखा है कि जब आप हाइकिंग कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द टॉप, जब आप ऊंचाई पे जा रहे होते हैं, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए आगे झुकना पड़ता है। बेशक। और जब आप नीचे उतर रहे होते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा पीछे होके चलना पड़ता है। तो फिर उस साहब ने कहा, या उन साहब ने कहा कि जब कोई झुका हुआ हो, इनकिसारी जिसमें हो, तो समझ लो कि ऊंचाई पे जा रहा है, और जब कोई अकड़ा हुआ हो तो समझ लो कि नीचे जा रहा है, ज़वाल पे जा रहा है। तो इसी तरह है कि जिसमें इनकिसारी है, हम्बलनेस है, तो इज हेडिंग टुवर्ड्स द टॉप। बेशक ये एक बहुत अहम लाइफ लेसन है, लेकिन जिसको हम बहुत आसानी से इग्नोर भी करते हैं। मैंने अक्सर दफ़ा कंप्लेंट्स सुनी है बड़ों से और बच्चों से भी, बट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बड़े कहते हैं कि आजकल के बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुनना गवारा करते, रवादार ही नहीं है कि आके बैठ जाए हमारे पास, कुछ बात कर ले। बच्चे इसके बरक्स से कहते हैं, हम क्या बात करें इनसे, वो हमें बस भाषण देना शुरू हो जाते हैं, हमें समझाना शुरू हो जाते हैं, इतनी बोरिंग बातें होती हैं, हमें समझ में ही नहीं आता। अच्छा, इसके बरक्स मैंने अपने घर में ये देखा है कि मेरे ससुर, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, हमेशा बच्चों से उसी पुरतपाक तरीक़े से बात करते थे जैसे वो बड़ों से करते थे। अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए, कैसे मिजाज हैं आपके, अच्छा, इस तरह से कॉन्वर्जेसन बाकायदा बच्चों के साथ किया करते थे। तो बच्चे जो थे वो दे ऑलवेज यूज्ड टू फील रिस्पेक्टेड एंड दे ऑलवेज थॉट कि हाँ हमें कुछ समझा जा रहा है। इसी तरह मेरी मदर इन लॉ हमेशा बच्चों को एक स्पेसिफिक तरीके से डील करना, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आई डू with my children and with my students as well, and I get very positive results. तो ये दोनों तरफ बात आती है। लेकिन यूसुफ, माशाल्लाह से जिस फैमिली से तुम बिलोंग करते हो, तुम्हारे चचा, तुम्हारे ताया, तुम्हारी फुप्पुएँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारे मामू, सब लोग बहुत वेल स्पोकन हैं, और तुम्हारे वालिद और चचा इत्तका भाई का तो खासा है, स्टोरी टेलिंग माहिर हैं ये लोग। सिंपल सा वाक़या और इतने मज़ेदार तरीक़े से सुनाते हैं कि हम आके फाड़े मुंह खोले उनकी बातें सुनते रहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन है, ये एक स्किल है, हर इंसान में नहीं होती, हर इंसान नहीं कर सकता इतने मज़े से बात कि आपको एक कैप्टिवेटिंग ऑडियंस मिल सके। दैट इज़ अ स्किल एंड यू हैव सीन दैट, एंड यू हैव सीन कि कम्युनिकेशन के लिए अपने आप को आर्टिकुलेट करना, दूसरे को समझाना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये सबसे अहम है। एंड यू हैव सीन दैट सिंस यू वर बोर्न इन दैट हाउसहोल्ड। तो बड़ों के साथ कम्युनिकेशन, बच्चों को किस तरह से कम्युनिकेट क्या किया जाए, ये बहुत अहम है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा किस तरह हम ये जो एक जनरल एज गैप है जिसको हम कहते हैं, जनरेशनल गैप है, हम कैसे ख़त्म करें इसको। ये कंप्लेनिंग एंड मोर्निंग बहुत होती है हमारी सोसाइटी में। बड़े बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहते कि हमें इनका म्यूज़िक पसंद नहीं है, हमें इनके शौक़ पसंद नहीं है, चलो भाई बाहर। और बच्चे जो हैं वो वैसे ही कट जाते हैं कि अब बस लेक्चरिंग शुरू हो जाएगी। तो हाउ डू यू सी दैट, हाउ व्हाट मैसेज और वट एवर इज़ इन योर माइंड, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, इसमें मुझे ये लगता है कि बिलखुसूस हमारे मुल्क में एक मसला ये है कि हमें ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता। हम महसूस कुछ और कर रहे होते हैं और हमारे अल्फाज कुछ और हमारा साथ नहीं देते। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल, आपके घर एक मेहमान आए जिनको आप बहुत दिनों से याद कर रही थी, और आपको उनको देख कर बहुत खुशी हुई। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होगा, आ गए, वक्त मिल गया, याद आ गया तुम्हें,
रास्ता भूल गए थे, हाँ। जरूर कोई काम होगा। अब आप देखें, आपने यही जज्बात, एक आपने आपके दिल में जो जज्बात थे वो ये थे कि मैं तुम्हें याद कर रहा था, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अक्सर आ जाया करो रास्ते में से, खुशी होती है तुम्हें देखकर। क्या बात है। ये वो बातें जो हमने अपने नाना नानी या दूसरे लोगों से सुने हैं, लेकिन अब उसकी जगह होता है कि ज़रूर कोई काम होगा, रास्ता भूल गए थे, तो तंज, ताना, सार्केज़म, ये सब होता है। तो इससे और एक तरीके से दूर हटते हैं लोग। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो महसूस कर रहे हैं ना वो कह दें, और उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर आप किसी से कुछ मांग भी लेंगे, चाहे वो उसका टाइम क्यों ना हो, वो खुशी खुशी आपको देगा, बशर्ते कि आप उसको उस तरह कह पाएं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम 5 मिनट बैठ जाओ मेरे साथ, थोड़ी बात कर लो, रादर देन के फ़ोन कहाँ है तुम्हारा, फुर्सत मिल गई, बैटरी खत्म हो गई होगी, जब भी तुम आके बैठे हो आज, वरना तो तुम्हारी शक्ल नहीं नजर आती। आज शक्ल आ गई इनकी बाहर, आप आए तो ये बाहर आए, वरना तो अंदर ही बैठे रहते हैं कमरे में। ठीक है, तो ये सारे वो ताने कि वो जो 5 मिनट के लिए आया है वो अगले 5 मिनट भी सोचेगा मैं जाऊं नहीं जाऊं, वरना यही होना है मेरे साथ, सुनना पड़ेगा, फिर 4 बातें सुननी पड़ेगी। बिल्कुल। तो पहले तो इन्वायरमेंट आप बड़ी ना रिसेप्टिव और कंफर्टेबल बनाएं सबके लिए, और दूसरी तरफ ये है कि जो यूथ है उसके अंदर बर्दाश्त कम हो गया। और मैं जब ये बातें करता हूँ ना, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, इसमें सबसे सरे फहरिस्त अपने आप को रख कर ही बात करता हूँ कि हमारे अंदर बड़ों की बात सुनने का पेशेंस भी कम हो गया। पहले हम बड़ों की बात सुन के जो बात सही लगती थी उस पर अमल कर लेते थे, जो सही नहीं लगती थी उसको एटलीस्ट सुन लेते थे। अब मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन ये एक वांट पैदा हो गई है कि नहीं, एज डज नॉट मैटर, जो जहाँ जब जैसे गलत है उसको मैं हाईलाइट करूँगा, यानी कि पूरी दुनिया का जो सही और गलत का फैसला है वो मैं कर सकता हूँ रिगार्डलेस ऑफ द एज, और उसको मैं ठीक भी कर सकता हूँ रिगार्डलेस ऑफ द मोमेंट। सही बात कहने का सही तरीका और सही वक्त भी होता है। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, या बोलते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, मैं अपने दिल में नहीं रखता, हम बदतमीज और मुंह फट होने को कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं। हम कॉन्फिडेंस और सच का नाम देते हैं। सही बात है, ये बहुत तकलीफदेह बात है। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बदतमीजी कर रहे हैं तो आप जो है सच बोल रहे हैं और आपके अंदर मुनाफिकत नहीं है। नहीं, सही बात कहने का भी सही लहजा और सही वक्त हो सकता है। और कभी कभार विजडम, देखें ना, इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं है, विजडम यह है कि मुझे इस वक्त इस पर कोई बात करने की ज़रूरत है या नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की दूसरी कि वो आर्टिकुलेट करते हैं, हमारे ख़ानदान में लोग अच्छा किस्से अच्छे सुनाते हैं, तो वो तो बिल्कुल इसी तरह है कि पहले हमारे पास सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट बड़ी महदूद थी, अब सब जमा हुए हैं। पीटीवी है या वो एसटीएन है, या कुछ शायद वो किसी के घर डिश होती थी तो वो 1-2 चैनल्स होते थे, वो थे, एंड दैट्स इट। और उसके लिए वो एक मखसूस टाइम था, उसी पर वो शो आना है, उसके अलावा वो बेकार शोज़ हैं नहीं देखते थे। किस तरह टाइम पास होगा? मेहमान आए हुए हैं तो फिर साथ बैठ के यही किस्से और कहानियां होते थे, बातें होती थी, लोग एक दूसरे से बातें करते थे, तस्करा होता था, और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। और आपके पास वो फोन भी नहीं होता था कि आप दिखाते कि देखो मैं यहाँ गया हूँ, आप सिर्फ मंजर खींचते थे कि मैं जहाँ गया हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा अमेरिका गया, फ़ोन वोन नहीं था हमारे पास, ना कैमरा पे हमने तस्वीरें खींची। जब मैं वापस आया हूँ तो मैं अपने पीयर को और अपने घर में जो लोग काम करते हैं और जो मेरे कज़न्स वगैरह थे, मैं उनको ये नहीं बता पा रहा था कि वॉलमार्ट क्या चीज़ है कि इतना बड़ा बाजार है कि जिसमें आप चलते रहें 10 मिनट तक ख़त्म नहीं होगा, शेल्व्स इतनी ऊपर हैं कि मतलब मैं उनको वॉलमार्ट समझा रहा था। और जब हम अमेरिका गए तो वहाँ पर हमने जो नई नई चीज़ें देखी हैं, हमारे लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग वहाँ पे चीज़ें थी कि वो इस तरह के वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये वाली गाड़ियाँ हैं, और वहाँ मार्ट ऐसे हैं, और मॉल इस तरह के हैं कि आप गाड़ी चल रही है मॉल्स के अंदर। अच्छा, अब एक तो ये कि हर जगह आ गई है, और दूसरा ये कि अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैं यूट्यूब पे ना देख सकूं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है सुनने की, किसी को मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ बैठ के आधा घंटा ये सुनने के लिए कि वो कहाँ होकर आया और कैसा था वो। मैं तो वो देखूंगा, अच्छा दिखाओ वीडियो बनाई है कोई, या मैं वो व्लॉग देख लूँगा उस जगह का। तो इमेजिनेशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि पहले मज़ा आता था कि वॉलमार्ट देखा, कुछ भी देखा, उसमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन की
फिर वो मजा आता तो है। मिर्च मसाला लगा तो के अब तो वो हम थोड़ा सा भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे, बोले ये देख कर आए हो, ये तो ऐसे ही है। हाँ तो वो वहां से जो है अब बात हो ही नहीं सकती आगे, क्योंकि इनके भी अगर किस्से देखे जाएं तो उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला होता था, तो उसी में तो मजा जो आता था, उसको मजा आता वही था तो सुनने इश्तिहा में। बढ़ाता था। बिल्कुल और वो स्टाइल था उनका बात करने का। बिल्कुल। हालांकि मिसबा भाई से कई दफ़ा वो किस्से कहानियां हमने सुने कि वो किस तरह कोयटा में जब रहते थे तो अपने स्कूल जाया करते थे और फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे, तो जूते चप्पल शायद नहीं होते थे, तो वो साया ढूंढते थे बिल्कुल। दरख्तों का, और वो जहाँ साया होते थे वो क्योंकि रोड गर्म होती थी तो वो उचक उचक के छलांगे बिल्कुल। मार मार के साए ढूंढ ढूंढ के वो जाया करते। अब ये कई दफ़ा मिसबा भाई ने हमें सुनाया, मगर वो जब सुनते हैं वो मेमोरी हमारी बिल्कुल। उसको इतना मज़ा आता है क्योंकि उनका अंदाज़े बयान बहुत अच्छा है। और ये भी एक फ़र्क है कि आप एक फ़नी वीडियो देख लें, एक दफ़ा बाद 2 दफ़ा देख लेंगे, 5 दफ़ा बाद आप बोलेंगे मैं देख चुका हूँ, हाँ अच्छी थी, फ़नी थी। ये किस्सों की खासियत ये है कि ये जितनी बार सुने आपको हर दफ़ा उसी तरह का मज़ा आएगा। बेशक बेशक। असल में ये वही वाली बात है यूसुफ जो आप कह रहे हो ना, कि हमने यहाँ फक्कड़पने को और बदतमीज़ी को एंटरटेनमेंट समझ लिया है। शाइस्तगी से, बहुत तरीक़े से, सलीक़े से, करीने से बात करना हम लोग भूल चुके हैं। और यही मसला है कि हम अपनी नस्लें जो हैं, अपनी नस्लों में इसका असर देख रहे हैं कि अब जब बच्चे वो जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, जब उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये देखो ज़रा ये कैसी बेतुकी की बातें कर रहे हैं। बच्चे बेतुकी की बातें नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव एक्सपोज्ड देम टू। मुझे याद पड़ता है कि हम लोग अपनी खालाओं के यहाँ जाया करते थे, मामूओं के यहाँ जाते थे, इवन अपनी फूफी के यहाँ जाते थे। गर्मियों की छुट्टियाँ होते ही हम लोग रहने चले जाते थे कि अब इस दफ़ा इस खाला के यहाँ जाएंगे, एक हफ़्ता वहाँ रहेंगे, फिर फुप्पो के यहाँ जाएंगे। तो हम लोग डिफरेंट लाइफस्टाइल्स से भी एक्सपोज होते थे। हर घर का माहौल अलग होता है, हर घर के तौर तरीक़े अलग होते हैं। किसी के यहाँ आलू गोश्त एक तरह से पकता है, किसी के आलू गोश्त दूसरी तरह से पकता है। तो वो एक्सपोजर हमें हो रहा होता था मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स का, मुख्तलिफ ह्यूमन बिहेवियर्स का, एंड दैट वाज एडिंग वैल्यू इन आवर लाइफ, इन एडजस्टमेंट, in becoming more flexible, in adapting to the change that is happening, and change is inevitable, it's happening all the time. अब जो ये न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम का झंडा बुलंद हुआ है, मैं, मेरा मियाँ, मेरे बच्चे, एंड दैट्स इट, ये मेरी पूरी दुनिया है, दैट्स माई होल वर्ल्ड। बाकी रिश्ते आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस और वैल्यू टू मी। मैं, मेरा मियाँ, बच्चे ठीक हैं, बस ठीक है, हाँ सोचो हम सही हैं। आई एम नॉट सॉरी, बहुत माज़रत के साथ उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, मगर एक जनरल परसेप्शन है। आई रिमेंबर इन 1999 और 98 आई वेंट फॉर अ इंटरव्यू फॉर द एडमिशन ऑफ माई सन। ठीक है, ये इतनी पुरानी बात है और वो बहुत बड़ा स्कूल है, मैं नाम नहीं ले रही। उन्होंने पता है हमसे इंटरव्यू में सवाल क्या पूछा? उन्होंने पूछा आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं या न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम है? मैंने कहा जी मतलब हम तो बिल्कुल ही अवेयर नहीं थे। मैंने कहा जी क्या मतलब? तो कहने लगी आप सास ससुर के साथ रहती हैं या आप मियाँ बीवी और बच्चे अकेले रहते हैं? मैंने कहा नहीं माशाल्लाह से हमारा भरा पूरा घर है, हम सब ओह। अच्छा, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है वो तो है स्पेशली। अब इसमें मेरे ख्याल से हम इस बात पे गौर करें कि कोई भी स्किल या लर्निंग किसी बच्चे में अगर आती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रेडिट आवर्स जो उसने स्पेंड किए होते हैं उस काम पर। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि बोलना, तो जितना बच्चा बैठेगा, बात करेगा बड़ों से, दूसरों से, उतना ही उसके अंदर सुनने का और बोलने का फन आएगा। अगर कोई आर्टिस्ट है, वो जितने घंटे बैठ के किसी के साथ पेंटिंग करेगा उतना उसमें वो बेहतर होता रहेगा। मैं ये समझता हूँ खुदादाद बहुत कम चीज़ें होती हैं कि बस वो पैदाइशी है और उसमें है। जो टैलेंट है या स्किल है ना, वो लर्न किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है थ्रू द टाइम यू इन्वेस्ट इन इट। अब जॉइंट फैमिली में ये होता था, बहुत सारी स्किल्स आपको वो क्रेडिट आवर्स अपने घर पर ही मिल जाते थे, एक्सपोजर मिल रहा था। बिल्कुल एक्सपोजर मिल जाता था, बात करने का, खेलने का, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करने का। ये सारी जो स्किल्स हैं जो आपको जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे काम आएगी। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं और बिल्कुल एक सिक्लूडेड से हैं और हर तरीके से आप बचे हुए हैं, हर किस्म के बुली से आप बचे हुए हैं, हर किस्म की बुराई और इंटरफेरेंस से आप बचे हुए हैं, तो ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है।
और हम जिस तरह देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट बहुत दिनों तक किसी वेंटिलेटर पर है या कोई बच्चा बहुत दिनों तक कोई इंक्यूबेटर पे है, तो वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है जब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वापस आता है, इवन टू हार्मलेस जर्म्स एंड हार्मलेस वायरसेस। तो इसी तरह के अगर आप बहुत सिक्लूडेड रहेंगे, जो कि कोविड एरा में बहुत हुआ है, हाँ, तो जब आप अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे, वर्क इन्वायरमेंट में जाएंगे, तो क्या वहाँ हर कोई आपके टेस्ट की बात कर रहा होगा? क्या वहाँ कोई टॉक्सिक नहीं होगा जिनको आप बहुत इजीली लेबल कर देते हैं? गूगल पे पढ़ा, कोई मिला, इसमें ये ट्रेट आ रही है, ही इज अ टॉक्सिक पर्सन। क्या वहाँ कहीं आपके बच्चों को कोई बुली नहीं करेगा? वहाँ कहीं आप कंपटीशन नहीं फेस करेंगे? क्या करेंगे? वहाँ से भी अलग हो जाएंगे। सवाल ये है कि अगर आपने अपने अंदर ये आदत डाल ली कि जहाँ मुझे हिंड्रेंस, रेजिस्टेंस और मुश्किल मिलेगी, मैं वहाँ से रास्ता बदल लूँगा या बदल लूँगी, तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आप रास्ते ही बदलते रहेंगे। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है, आपने शायद सुना होगा, उनका बड़ी एक रिसर्च हुई है हार्वर्ड में, डॉक्टर वॉल्डिंगर है, डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर, उनकी एक बुक भी है, अ गुड लाइफ। वो ये कहते हैं कि उन्होंने, मेरे ख्याल से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टडी है जो कि लोगों के बिहेवियर और लाइफ्स पे हुई भी है। उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल लिए, कुछ हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स थे, स्टूडेंट्स, और कुछ जो थे वो बॉस्टन के किसी सबर्ब के एरिया में से थे, जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के थे, और उनको फॉलो किया लाइफ में, सिर्फ स्टडी किया उनकी लाइफ में कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, किसके कैसे पैरामीटर्स हैं, क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होता गया, इवॉल्व होता गया, तो उसके अंदर क्या तब्दीली आती गई। और उन्होंने सिर्फ ये जानने की कोशिश की कि वो क्या फैक्टर या इंडिकेटर्स हैं जो इंसान को खुश और हेल्दी रख सकते हैं। टू माई अलार्म और एंड सरप्राइज, ना विजडम, ना इंटेलिजेंस, ना फाइनेंशियल फ्रीडम, ना रिसोर्सेस, ये कोई फैक्टर्स नहीं थे किसी की खुशी और हेल्थ के ऊपर। द नंबर वन रीजन एंड द फैक्टर कि इंसान खुश है और सेहतमंद है, वो था रिलेशनशिप्स। कि उसके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं और वो उन रिलेशनशिप्स में कितना खुश है, ये डिफाइन करेगा कि आप फाइनली कितने हेल्दी और हैप्पी होते हैं लाइफ में, कंटेंट कितने होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना हम सीरियसली अपनी फिजिकल फिटनेस को लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। एग्जैक्टली कि हम जब 30s या 40s में एंटर होते हैं तो चलो भी HbA1c करवा लें, लिपिड प्रोफाइल करा लें, थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दें। हम फिक्रमंद होते हैं अपने फिजिकल फिटनेस की, क्योंकि हमें पता है कि इससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा। जितनी फिक्र हम अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की करते हैं, 5 ईयर प्रोजेक्शंस हैं, कंपनी की हेल्थ है, हमारे बिजनेस की हेल्थ है, हमारे करियर का जो बैंक एसेट्स हैं, हमारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट है, उतनी फिक्र हम अपने रिलेशनशिप्स को लेके भी करें, और इसी नीयत से कि अगर ये अच्छे होंगे तो हमारी लाइफ, हमारी खुशी, हमारी हेल्थ वो अच्छी होगी। एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट नाउ, इसके ऊपर बाकायदा एक स्टडी है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ने ये बताया कि फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर करियर, फैमिली की वजह से डिस्ट्रैक्ट मत हो, छोड़ो, अगर कोई हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है घर में, अलग हो जाओ। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा शौक है ओवर वाटर बेंगलोर में जाके रहने का, मालदीव्स में। वो वीडियोस आपने देखी होंगी इंस्टाग्राम में, बड़ी खूबसूरत, तो मुझे हमेशा वो बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरा दोस्त जो है वो एज अ डॉक्टर मालदीव्स में पोस्टेड हो गया, वो वहाँ काम करना शुरू हो गया। अब एक दिन उस रिजॉर्ट में ठहरने के तकरीबन 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी है। तो मेरी जब उससे फ़ोन पे बात हुई तो मैंने कहा, यार तुम तो लोगों का ड्रीम लिव करो, ऐश करो, जन्नत में हो। मेहनत कर करके शायद वहाँ 2 दिन रह पाएं 5 लाख रुपए लगा के, और ये खूबसूरत जगह को एंजॉय करें। तुम तो वहाँ पोस्टेड ही रहे हो तुम, और फ्री में हो, जो दिल चाहे तुम खाओ पियो, और तुम्हारा वही घर है। तो उसने कहा, यकीन जानो तन्हाई में जब मैं बैठता हूँ, इसी पानी में डूब के मरने का दिल चाहता है। अल्लाह अकबर। तो ये उसके अल्फाज से तो मुझे एकदम हिट हुआ कि जो हमारा ख्वाब है वो किसी का जेल है। तो हर किसी की स्ट्रगल्स अपनी है। सही बात है। हम अगर कोई इंसान, हमें लगता है कि ये बड़ा एक कंफर्ट जोन में है और हमें ऐसी जिंदगी चाहिए, हो सकता है कि वो आपसे इंस्पायर हो रहा हो। तो हर जगह के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और हर इंसान के स्ट्रगल डिफरेंट है। सही बात है। अब वो यासिर कादी साहब आए हुए थे पाकिस्तान में, मैं उनका लेक्चर सुनने गया। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात ये की कि
जो कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का ना होना अगर किसी के लिए प्रॉब्लम और सैडनेस का बायस है, दूसरों के लिए वो होना सैडनेस और प्रॉब्लम्स का उनके लिए वो बायस है। रहमत हो, जिनके लिए कुछ के लिए जहमत होगी, कुछ के लिए उन्होंने रहमत ये एग्जाम्पल दी कि फॉर एग्जाम्पल किसी की औलाद नहीं है तो वो कितना परेशान होता है। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, बरकत बेशक, है, बहुत तकलीफ, औलाद ना होना ही तकलीफ बहुत दे, तकलीफ दे मरहला। बहुत, लेकिन जिसकी औलाद है और किसी तकलीफ में है, वो उससे तो भी उसके ज्यादा। लिए वही औलाद बाइस तकलीफ बन जाता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि पैसा जो है वो हर किसी की ख्वाहिश है और पैसा ना होना कितनों की तकलीफ है। बेशक। लेकिन जब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, जिसके पास पैसा हो उन्हीं को हार्ट अटैक होता है। जिस बार नहीं होता वो अब फिकर ना जिसके फाका, 50 ऐश कर करोड़ काका। या हाँ। 30 करोड़ इन्वेस्ट हुए हुए हैं तो उसको लॉस होगा ना, 30-40 करोड़ का, तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। जिसके पास पैसे ही नहीं, उसका कुछ इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, वो तो खबरों में पड़ेगा जितने स्टॉक मार्केट गिर गई, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए पैसे ही उसके लिए तकलीफ का बायस बने। और फिर उन्होंने आगे बात की कि कई लोगों की शादी नहीं होती और वो तकलीफ में रहते हैं। हाँ। और कई लोग जो हैं शादी करके भुगता है। आगे उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ खानदान वाले बैठे हैं, तो ये भी मेरे खानदान में बोलूंगा नहीं हाँ। कि कुछ लोगों के लिए बायस तकलीफ ही खानदान वाले बन जाते हैं। वेरी ट्रू। अच्छा, मुझे एहसास होता है यूसुफ कभी कभी, आई थिंक इट्स जस्ट नॉट आवर सोसाइटी इन पाकिस्तान, इट्स एवरीवेयर, दैट वी फील एक सर्टन एक एंटाइटलमेंट का हमें एहसास होने लगता है। जिनके पास कुछ है, कुछ दिखाने को है, कोई मर्तबा है, कोई एक्सपोजर है, कोई स्पॉटलाइट मिली हुई है, वो भी अपने आप को एंटाइटल्ड समझते हैं टू सर्टन थिंग्स। और जिनके पास कुछ नहीं है ना, दिखाने के लिए, बताने के लिए, फील गुड करने के लिए अपने आप को वो लूज़र समझ रहे हैं, वो भी अपने आप को एंटाइटल्ड समझ रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। आपने कहा कि एवरीबडी हैज़ अ शेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, एवरीबडी हैज़ अ प्लेट फुल ऑफ इश्यूज इन फ्रंट ऑफ देम। सब अपने अपने प्रॉब्लम्स खुद डील कर रहे हैं। लेकिन ये जो एंटाइटलमेंट वाली चीज़ आ रही है ना, कि क्योंकि मैं कभी अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकी, मेरी शादी जल्दी हो गई, तो मेरे ख्वाब मेरा बच्चा पूरा करेगा, है। या ये कि मैं तो पढ़ना चाहता था, मैं तो फलां तोप चीज़ बनना चाहता था, मगर मुझे तो 17 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। अब मेरा ख्वाब है कि मेरा बच्चा ये पढ़ के दिखाए। We start projecting our dreams, wishes and whims on our children. Okay. And somehow we feel entitled to do that. सर, इसी तरह से बच्चे जो है ना वो फील करना शुरू कर देते हैं, we are entitled to some rights also, कि हमें ये प्राइवेसी मिलनी चाहिए, हमें स्पेस मिलनी चाहिए, हमें जो है वो फला ढमका चीज़ें जो हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। ये एक एंटाइटलमेंट, एक फॉल्स इफेक्ट है हमारे माशरे में, जस्ट बिकॉज वी आर एक्सपोज टू अ परफेक्ट लाइफ। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ले लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, कहीं पे भी ले लो, एक परफेक्ट लाइफ जो है ना वो प्रोजेक्ट की जाती है। और अगर आप ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो यू आर अ लूज़र, ठीक है। और वो लूज़र जो है वो, लेकिन मज़े की बात है कि वो लूज़र भी अपने आप को कहीं पे कह रहा है कि हाँ, ये तो मेरा हक है कि लोग मेरे ऊपर सिंपैथी करें, ये तो मेरा हक है कि मुझे तरस की निगाह से देखा जाए। ये बहुत अजीब बात है। अब इसमें मैं इसको दो अगर हिस्सों में आप इजाज़त दें, मैं बिल्कुल डिवाइड कर दूंगा। बिल्कुल। एक तो माइंडसेट की बात हो गई, जो आप एंटाइटलमेंट कह रही हैं, और के लोग सीख करते हैं एम्पैथी, कि भाई मेरे साथ ही ज्यादती हो रही है, बाकी सब तो ठीक है। ये माइंडसेट की बात हो गई। और दूसरा जो है वो पहलू होगा आपकी एक्सपेक्टेशंस का। एक्सपेक्टेशंस आपकी फंडामेंटल विजन या थॉट प्रोसेस से आती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या मकसद है आपकी ज़िंदगी का, और वो मकसद अगर आपके सामने होगा तो फिर आपकी जो भी कैफियत है, सोच है, वो उसके हिसाब से चलेगी। अब पहला सवाल ये कि क्या आप दुनिया में इसलिए आए कि आपको प्लीज़ किया जाए, या आप दुनिया में इसलिए हैं कि आप किसी को प्लीज़ करें, अपने खालिक को? ये सवाल अक्सर लोग कहते नहीं हैं, लेकिन ये जैसे आपने कहा डिजिटल मीडिया एंड एवरीथिंग, इसकी वजह से ये एक ख्याल पैदा हो गया हम में कि हमें प्लीज़ भी होना चाहिए, हमें प्लीज़ करें। तो ये तो मकसद ही नहीं है ज़िंदगी का। जिस वक्त आपने ये इंटाइटलमेंट अपनी रख दी कि भाई मेरा खुश होना मकसूद है, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहली चीज़ ये कि आप
ज़िंदगी में आए, यानी कि आप इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि आपको खुश रखा जाए. यू आर नॉट द मास्टर. आप दुनिया में आए कि आप अपने खालिक को खुश कर लें इस वक्त में. तो ये जब आपका टर्न अराउंड होगा, फिर उससे आपका पर्पस ऑफ लाइफ सेट होगा. एक और स्टडी ये कहती है कि खुशी जो है हर उस काम या अमल से मिलती है जो आपके पर्पस के करीब लेके जाए. अब ये इससे हमें ये डिराइव कर लेना चाहिए कि अगर आप अपना पर्पस या विजन सेटिंग सही करेंगे तो रिमोट जो आपकी खुशी का है वो आपके हाथ में होगा एक तरीके से. और अगर आप बहुत पेटी और ट्रिवियल और मटेरियलिस्टिक अपनी अप्रोचेस रख लेंगे और गोल्स रख लेंगे तो वो रिमोट आप दूसरों को दे देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी का विजन और ख्वाब है कि मैंने डॉक्टर बनना है, MBBS, उसके लिए वो पूरी मेहनत करता है या करती है, उसका एडमिशन नहीं होता, नहीं पास हो पाता वो एग्जाम्स में, नहीं उसका एडमिशन होता, तो क्या अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म? क्या वो वहाँ डिप्रेस हो जाए, जीना छोड़ दे? अगर आपका मकसद होगा कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है तो आपका MBBS में एडमिशन हो ना हो, आप दूसरे रास्ते निकाल लेंगे. आप MBBS नहीं बनेंगे, आप कोई और डॉक्टर बन जाएंगे. आप कोई डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप कोई फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाएंगे. आप कुछ और नहीं बनेंगे, आप कम्युनिटी में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि आपका मकसद है कि मैंने लोगों को सर्व करना है, वो आप कर लेंगे. इशू वहाँ आता है कि जब हम अपने मकसद और मकासद इतने छोटे रख लेते हैं कि जिसका रिमोट एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास है कि उसने हमें फेल कर दिया तो हम ख़त्म, ज़िंदगी, लाइफ ख़त्म. तो इसलिए हमें अपनी गोल सेटिंग, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को बहुत क्लियर रखना चाहिए कि जिस हालत में हो, जिस मुल्क में हो, जिस कंडीशन में हो, हम अपने गोल की तरफ जा सकें क्योंकि उसी से हमें खुशी मिल रही है. बेहतरीन बात. दूसरी बात यह है कि एक और स्टडी हुई और उनका नाम गालिबन डॉक्टर डकवर्थ है. उन्होंने कहा कि इंडिकेटर ऑफ सक्सेस क्या है. तो इंडिकेटर ऑफ सक्सेस के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें इंक्लूड की. शुरू में तो वो कोई मैथमेटिशियन थी किसी स्कूल के अंदर, उन्होंने देखा कि जो एफर्ट ज़्यादा करता है उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जो एफर्ट कम करता है रिजल्ट्स. तो उनका एफर्ट और रिजल्ट्स का क्या आपस में ताल्लुक है? तो उन्होंने ये हाईलाइट किया कि ना इंटेलिजेंस, ना विजडम, ना रिसोर्सेज, ना इन्वायरमेंट, ट्रू ग्रिट, जो परसिवरेंस एंड पैशन, कि जिसके अंदर उन्होंने इसका नाम दे दिया ग्रिट का इस्तेकामत, कि जो लग जाए काम में, जिसके अंदर ये एक जोश है ना, वो कर जाएगा regardless of the challenges, failures. और वो ग्रिट किन में होती है? वो उनमें होती है जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है. और हमारे दीन में भी एक हदीस है, मेरे ख्याल से सही मुस्लिम की 783 और इसी तरह का नंबर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि द बेस्ट ऑफ द डीड्स इन साइट ऑफ अल्लाह आर दोज व्हिच आर कंसिस्टेंट इवन इफ दे आर स्मॉल. सुभान अल्लाह. तो जो कंसिस्टेंसी है ना, दैट इज दी की. इट्स और लाइफ की और जो सक्सेस है ना, ये एक स्प्रिंट नहीं है कि आपने बस एक महीना मेहनत की एंड देन आपने बस पूरी ज़िंदगी आराम किया. ये मैराथन है, ये चलती रहेगी. इसमें आपने पेस स्लो भी होगी, कभी स्प्रिंट भी करना होगा, कभी आप रुक भी जाएंगे, वाटर ब्रेक्स भी लेंगे, लेकिन आपने चलते रहना है. तभी आप देख लें जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो हार्वर्ड ग्रेजुएट्स हों या ड्रॉप आउट्स हों, उनमें ग्रिट होती है, वो छोड़ते नहीं हैं. बेशक, बहुत प्यारी बात यूसुफ, बहुत अच्छी बात है. और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बातें तो मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि आजकल जो, क्योंकि आई एम एन एकेडमिक, तो मुझे डेली बेसिस पे यूथ से डील करना होता है, उनके पेरेंट्स से डील करना पड़ता है. एंड आजकल न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, इतनी एक अजीब अफसोसनाक सी बात होती है, मेरे सामने आती है हर सेशन के एंड पे और सेशन के स्टार्ट पे, कि स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट्स, इतनी अजीब व गरीब कंप्लेंट्स लेके आते हैं. हमें फ़लानी टीचर अच्छी नहीं लगती, हमें फ़लाना सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ाया, सो वी आर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल एंड वी आर डूइंग सर्टन थिंग्स प्राइवेटली. देखो, प्राइवेटली करना तुम्हारा अपना डिसीजन बिल्कुल सही है, यू हैव द राइट टू डू दैट, बट डू नॉट प्रोजेक्ट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन समथिंग एल्स. बहाने नहीं बनाओ, सच बोलो कि यू वांट टू ड्रॉप आउट, बिकॉज तुम्हारे लिए सुबह उठ के आना, एक रूटीन को फॉलो करना, साबित कदम रहना तुम्हारे लिए मुश्किल है. किसी की सिंसेरिटी पे, किसी के काम पे शक मत करो. एक जनरलाइज्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत दो कि जी टीचर्स बदल रहे हैं, या स्कूल का माहौल बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, या बच्चे स्कूल के बहुत लूज़र मेंटालिटी वाले हैं, मुझे नहीं पढ़ना इन बच्चों के साथ. भाई तुम कौन से बहुत चीते हो, तुमने कौन सी तोप कर ली? पहले अपनी गिरेबान में तो झांक के देखो, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ.
कि ये ख़राब है या इसका पढ़ाने का स्टाइल ख़राब है या वट एवर XYZ रीज़न। हमारे यहाँ ना ये वाली बात जो है, जो आपने कही, एक तो फौरन ब्लेम गेम करना। अपने आप को तो हम देख नहीं रहे, हाँ हम ब्लेम करने के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि खुशी हमें रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इससे नहीं मिल रही है। हमने अपने आप को चेक तो किया है नहीं कि एम आई ट्रू टू माई सेल्फ व्हाट आई एम सेइंग, एंड दिस इज इक्वली प्रोपोर्शनल फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड इन जनरल पब्लिक। लोग ऐसे मजे में बहाने बनाते हैं, साफ पता चल रहा होता है बहाना बना रहे हैं, हमारे मुंह पे झूठ बोल के चले जाते हैं, और हम मुरव्वत के मारे इज्जतदार लोग उनको बता नहीं पाते कि यार आप गलत बात कर रहे हैं, सॉरी। आई थिंक ये चीज़ हमें भी सीखनी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है व्हाट यू आर सेइंग इज एग्जैक्टली फॉर मी, कि मुझे सक अपनी होप्स ज़रा हिलती भी लग रही हैं, मुझे घबराहट होने लगती है कि ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में, क्यों लोग गलत बयानी से, ब्लेम गेम करके, बहाने बना के बातें कर रहे हैं। Why can't they own their decisions in a more truthful manner? बिल्कुल। तो ये डिसीजन टेकिंग पे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप मशवरा सबसे लें, एडवाइस आपको सब देंगे और फोर्स भी अगर कर रहे हो, लेकिन इन दी एंड वो जो आपको फोर्स कर रहे हैं उस पर गिव इन करना भी आपका डिसीजन है। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं भाई मैं तो नहीं ये करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया और मुझे ये करा दिया, या पेरेंट्स पर ब्लेम डाल देते। जब आपने ये डिसाइड किया कि अब मैं हार मानता हूँ और जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं मैं वो कर लेता हूँ, ये भी आपने कुछ डिसाइड किया ना, ये भी आपका डिसीजन है, देन ओन इट अप एज वेल। तो कोई भी डिसीजन हो, जो भी फोर्स कर रहा हो, आप फोर्स हो रहे हैं, ये भी आप फैसला लेकर अपने ओन करें ना, कोई भी डिसीजन हो उसको आप ओन करेंगे, और यही ग्रोथ माइंडसेट का एक साइन है कि they own their decisions, they own their failures। हर जगह हर मोटिवेशनल स्पीकर या जहाँ पे भी कोई मोटिवेशन की बात होती है, यही बात जो आप कह रहे हो सामने आती है कि बजाय ब्लेम करने के, बजाय किसी और को दोषी ठहराने के, खुद तो सोचो यार कि क्या ये मेरी पहुंच में था, could have I done better in any way। और दूसरा मुझे लगता है सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत रोल है। अगेन एंड अगेन हम सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि it's a part of our life था। वो मीम्स आपने देखी होंगी कि जिसमें वो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, वो बिल्कुल सही है। आप ट्रैवलिंग में जाएं, मुझे लगता है कभी कभार ट्रैवलिंग भी ओवर हाइप्ड है कि अब उसमें दिखाते हैं इतने खूबसूरत वाटरफॉल है और एक आप बड़ी सीरीन सी जगह पर हैं, बर्ड्स वहाँ बोल रहे हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो 10 लोगों की लाइन लगी होती है लाइन लगाने की, तस्वीर खिंचाने और हर जगह वो लेस के और इसके उसके ना रैपर्स पड़े हुए होते हैं। टेल मी अबाउट इट, ओह माय गॉड। ठीक है, तो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन सिर्फ वेकेशन में नहीं है, जिंदगी के हर फेज में है। तो इसी तरह आपको लग ये रहा होता है कि लोगों की बड़ी कोई ऐसी जर्नी रही है ज़बरदस्त कि वो वहाँ थे और वहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया, ये बिज़नेस स्टार्ट किया और वो कामयाब हो गए। अब मेरे जैसे वाले साहब भी हैं माशाल्लाह, उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेकिन वो बार बार हमें बताते हैं कि कौन से फेज़ में किसने उनकी हेल्प की, इवन दो ही इज़ नोन एज अ सेल्फ मेड मैन, एंड जिन्होंने बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेकिन आई बिलीव आफ्टर लिसनिंग टू हिम नो वन इन द वर्ल्ड इज सेल्फ मेड। जो सेल्फ मेड होते हैं उनके पीछे भी कई लोगों के हाथ होते हैं, कई कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, और वो उसको बताते हुए हिचकिचाते नहीं है, वो आउटराइट प्राउडली बताते हैं कि मैं जब यहाँ आया इन्होंने मेरी हेल्प की, इन्होंने हेल्प की, और इस तरह आप मूव ऑन करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो इसी तरह आप पहले तो अपनी ज़िंदगी की जो ये एक्सपेक्टेशंस है ना, कि I want to be successful but I don't want to do anything which is hard and difficult and uncomfortable, ये एक्सपेक्टेशन एक ज़माने में मेरी भी थी कि मुझे एक स्टार्ट अहेड मिल गया है और यहाँ से सब कुछ आसान होगा। नथिंग इज ईजी, अगर आपने कुछ भी करना है वो मुश्किल है, आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ता है। अब वो कहते हैं कि देख लें मुश्किल दोनों ही है, कुछ ना करने भी मुश्किल है, और वो मुश्किल है रिग्रेट का। अब आप चूज कर लें आपको कौन सी मुश्किल चाहिए, रिग्रेट की या काम की। तो रिग्रेट की बात हो रही है, तो आई थिंक टुवर्ड्स द एंड आई वुड जस्ट आस्क यू कि यू डिड मेडिसिन एंड you didn't go for your MLEs, USMLEs, you stayed here mainly because of your parents। एक कुर्बानी तुमने दी कि तुम नहीं गए, और वहाँ चले आते तो शायद कुछ और एक्सपोजर होता। तो do you regret that? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे ये कहने और सुनने में जितना भी अच्छा लग रहा हो, मैं इसको आउटराइट रिफ्यूट करूँगा कि मुझे नहीं लगता ये सच है कि मैं अपने वालिदैन की वजह से बाहर नहीं गया। Okay. नो डाउट मैं एक वक्त पे मेरा बिल्कुल इरादा था बाहर जाने का, और मैं वहीं पर था
और इट वाज मैटर ऑफ टाइम कि मैं वहीं पे सेटल हो जाता. देयर वर अदर रीजंस एज वेल. मेरी अपनी हेल्थ थी, स्पाइन में मेरे फ्रैक्चर डायग्नोज हो गया था, उसकी वजह से मेरी मूवमेंट कुछ रिस्ट्रिक्टेड थी और उसके साथ मेरी वाइफ भी कुछ बीमार हो गई थी. तो वी डिसाइडेड टू कम बैक. और ना कि ये सोच हो कि हम पेरेंट्स के लिए रुक रहे हैं उनका ख्याल करने के लिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज द अदर वे. मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा ख्याल किया कि हम यहाँ रुके और उन्होंने हमारा ख्याल किया. लेकिन वक्त के साथ साथ डेफिनेटली जब साथ रहते तो एक दूसरे का सहारा होता है. वी ट्राई टू पे बैक एज वेल, जो कि हम कभी नहीं कर सकते. हाँ. ठीक है, लेकिन ये सब एक डिवाइन प्लान होता है. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक ज़माने में, मैं नाम नहीं लूंगा, चले, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया इलेक्टिव्स करने. अब आपको पता है नए नए डॉक्टर लैब कोट पहनने का शौक होता है. हमने लैब कोट पहना, हम वहाँ ER चले गए. तो वहाँ के जो चीफ थे ER के, उन्होंने गुस्से से देखा, बोले कौन हो तुम लोग? हमने कहा नहीं, हम इलेक्टिव्स करने आए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, ज़ियाउद्दीन से. लैब कोट उतारो. हमने कहा क्यों? बोल रहे अभी डॉक्टर पिटा है यहाँ, उसका सर फाड़ा है. वहाँ कोई साहब थे, वो शायद एक्सपायर हो गए थे. तो उनकी फैमिली वालों को गुस्सा आ गया, उन्होंने मारा डॉक्टर को. तो हमने फौरन वो अपना लैब कोट उतारा, गाड़ी में रखा, रियलिटी चेक. फिर उन्होंने मुझे एक पेशेंट को कहा कि इसको वहाँ एक्सरे डिपार्टमेंट छोड़ कर आओ. अब मैं जब एक्सरे डिपार्टमेंट उनके स्ट्रेचर के साथ जा रहा, तो पीछे से कॉरिडोर के अंदर हॉर्न बजा. तो मैंने देखा बाइक है, वो बोल रहा है हटो, साइड पे हटो. फिर वो एक साहिबा थी, उनको व्हीलचेयर चाहिए, मिल नहीं रही. फिर देखा दूर एक आदमी व्हीलचेयर लेके जा रहा है. जब हम गए उसको पकड़ा, हमने कहा भाई वहाँ वो बुजुर्ग पेशेंट है, उनको व्हीलचेयर चाहिए. बोला मैं कचरे का डब्बा ले जा रहा हूँ, इसमें रख के कोई और लो. अल्लाह अकबर. मैं वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठा और घर आ गया. और उस दिन मैंने इरादा किया, मैंने इस मुल्क में नहीं रुकना, मैंने इस अस्पताल में कभी नहीं आना, मैं जा रहा हूँ अमेरिका. और उसके बाद मैंने बहुत ऑब्जर्वरशिप्स, बहुत इलेक्टिव्स किए और पूरा इरादा यही था अमेरिका जाने. लेकिन मैंने आपको कहा ना, एक डिवाइन प्लान होता है. एक हमारी प्लानिंग है, अल्लाह की प्लानिंग है. अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मैं वापस आया, वो कुछ भी आप रीजंस कह लें, और मैंने उसी अस्पताल में हाउस जॉब की जहाँ से तो भागे थे. एग्जैक्टली. कहाँ मैं 1 महीने का इलेक्टिव्स नहीं कर पाया, और कहाँ मैंने वहाँ पूरे 1 साल की हाउस जॉब की. उसमें मेरे दोस्त थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी. लेकिन फिर बाद में अम्मी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी मेरा कोई बेटा यहाँ से काम करे. मैंने कहा ये ख्वाहिश पहले बता दी होती, इतना लंबा रास्ता लेके ना आते. वो तो अल्लाह ने प्लान इस तरह किया. ये प्लान होते हैं अल्लाह के. हम कुछ भी प्लान कर लें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक डिवाइन प्लान किया और उसी में मसलहत होती है. इस तरह की लातादाद किस्से मैं आपको बता सकता हूँ कि जब ये डायग्नोस हुआ स्पाइन का फ्रैक्चर का, मैं इलेक्टिव्स पे जा रहा था गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में. तो वहाँ आपको पता है कोलोनोस्कोपी और ये सारी होती है. तो उसमें हाथ का बड़ा काम होता है, वो आपकी सारे गैजेट्स यूज़ हो रहे होते हैं. जाने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मेरा ये थंब फ्रैक्चर हो गया किसी तरह. अब वो प्लास्टर में. अब वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो डॉक्टर हावर्ड थे वहाँ के बड़े, उनके ओवर 300 पब्लिकेशंस हैं. तो उन्होंने कहा काफ़ी अनलकी रहे तुम कि लोग ट्राई करते हैं सिलेक्टिव्स के लिए कि वो आके यहाँ प्रोसीजर्स करें और तुम अब तुम्हारा हाथ तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड. मैंने कहा कि ये इसी वक्त होना था. बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए. लेकिन उसी ट्रिप के एंड में 6 महीने बाद मैं वहीं पर था तो ये स्पाइन का डायग्नोज हुआ. तो अगर ये फ्रैक्चर ना होता तो वो 25-25 kgs के बैग्स वो सारे मैंने ट्रैवलिंग में उठाने थे. क्योंकि ये फ्रैक्चर था, मुझे हर किसी ने हेल्प किया, मैंने कोई वजन लिफ्ट नहीं किया और मेरी स्पाइन जो है वो प्रोटेक्टेड रही. और ये फ्रैक्चर उस वक्त का था. ओह माय गॉड. तो एक तरीके से सूरह कहफ में होता है ना कि एक छोटी सी चोट से मेरा जो बड़ा नुकसान था वो बचा. तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे अगर पाकिस्तान में बुलाया या रखा है तो ना जाने कौन सी मसलियत थी, मैं नहीं जानता. और अब मुझे लगता है हाइंडसाइड कि दिस वाज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी. कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स और ख़ानदान की ज़रूरत थी और मे भी यहाँ पे किसी को मेरी ज़रूरत होती. सुभान अल्लाह. बेहतरीन बात. यूसुफ, ईमान ताज़ा हो रहा है तुमसे बात करके. और मेरी जो थोड़ी सी डिप्रेसिव हालत इस वक्त चल रही थी उसको बहुत तक़वियत मिली है. यकीन जानो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी भी हिम्मतें दोबारा से नई हो गई हैं. और दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर डूइंग द गुड साइड कि हम एक दूसरे से हिम्मतें लेते हैं, हम एक दूसरे से हिम्मतें पकड़ते हैं, एक दूसरे से हमें सपोर्ट मिलती है. एंड ये पॉडकास्ट इसीलिए है कि एवरी पाकिस्तानी हु इज़ आउट देयर कैन गेट हेल्प एंड सपोर्ट. थैंक यू रेहान भाई फॉर प्रोवाइडिंग दिस
platform where we can meet people and talk to them and listen to their stories and their experiences. And last but not least, Saad Allahwala and Talha, thank you so much for motivating me to do this podcast. Yusuf, thank you so much for your time. तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी तुम टाइम निकाल के आए. You spent this time with us. अल्लाह Thank तुम्हें you so बहुत much. खुशियाँ दे, तुम्हें बहुत आगे लेके जाए और तुम्हारे हर काम में बेशबहा बरकत हो. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मुझे तो बहुत शौक है बात करने का. आप जितनी बार बुलाएंगी मैं आऊँगा इंशाल्लाह. Thank you so much everybody. Jazakallah for watching. अस्सलाम वालेकुम. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.